गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो भाई, आ जाएंगे। आज और वर्ब की प्रैक्टिस करनी है। कल कुछ मटेरियल आपको देना था, बट एज यू नो, कल भी मैंने आपको बताया था कि कल स्टूडियो में लाइट नहीं थी, जहाँ पर टाइपिस्ट वगैरह बैठते हैं, तो वो सब नहीं दे पाए हम। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। चलो जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाइए। हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को भी। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चलो जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी मैंने, 2 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये आप लोगों से डिस्कस करना है। मंडे, शुभादीप। चलो भाई, देखो भाई, एक दो बात करनी थी। एक तो आपसे बात दरअसल क्या करनी है, जैसे कि आज वर्ब की ये लास्ट क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है ना। इसके बाद में आपका वर्ब खत्म हो जाएगा। हालांकि बाद में हम समय के साथ में आपको और भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। वर्ब के साथ में और भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन देखो आपसे 2-3 चीजें। देखो, अब मैं चाह रहा हूं कि एक स्लॉट में मोस्ट प्रोबेबली 2 PM पे एक स्लॉट रखेंगे। उसमें हम ये करेंगे कि हमें वॉइस नरेशन पढ़ना है, ठीक है, वॉइस लेस नरेशन, ठीक है, दोनों ही पढ़ने हैं। साथ में हमें आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस यानी कि आपके पैराजम्बल, और साथ साथ में आपका आरसी, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट। ये चीजें आपकी पढ़नी है हमें, है ना। इतनी चीजें हमको पढ़नी है। अब मेरा आपसे एक मतलब पूछना है, मैं सारी चीजें पढ़ाने को तैयार हूं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, अगर आप लोग ओके हो, क्योंकि पेपर देखो बहुत जल्दी में आ रहा है। फरवरी में आपका मतलब मार्च के स्टार्टिंग में आपका पेपर है। किसका? CHSL का। इसीलिए CHSL से पहले हमें PQRS और क्लोज टेस्ट पढ़ना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। हमें इन दोनों को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे और PQRS के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन ये आने आने, तो इसको पढ़ना हमारे लिए नेसेसरी है। तो जो मैं सोच रहा हूँ, वो दरअसल मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक काम करें, वॉइस नरेशन को अभी छोड़ दें, क्योंकि वॉइस नरेशन रिलेटिवली इजी होता है बच्चों के लिए, ठीक है, आसानी से बच्चे कर पाते हैं। अच्छा, तब तक के लिए फॉर सम टाइम
मान लीजिए जब तक हम इन तीनों सेक्शन को खत्म करें तब तक के लिए अगर मैं वॉइस और नरेशन आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूं, आप इसको रिकॉर्डेड देख लीजिए और बाकी PQRS से हम पढ़ाना शुरू कर दें। पहले PQRS पढ़ाएं, फिर क्लोज टेस्ट पढ़ाएं और फिर लास्ट में हम RC पे पहुंचे। जब हम ये तीनों सेक्शन खत्म कर चुके होंगे और जैसे ही टाइम मिलेगा तो वॉइस और नरेशन भी आपको लाइव करा देंगे। ठीक है, वॉइस का एक दो क्वेश्चन आता है, नरेशन का भी एक दो क्वेश्चन आता है। इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत एडवांस्ड लेवल तक का पढ़ा रखा है, बेसिक से एडवांस्ड तक का पढ़ा रखा है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये कर सकता हूं कि अभी के लिए एट प्रेजेंट आपको ये दोनों चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दी जाएं और बाकी के यहाँ से लाइव पढ़ाना शुरू कर दें। और जब ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हों, ऐसे केस में लास्ट में जाके बाद में हम वॉइस नरेशन भी आपको लाइव पढ़ा दें। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं इनको रिकॉर्डेड डलवा देता हूं जिससे कि आप इनको पढ़ पाएं और PQRS हम आपको पढ़ाएं, ठीक है। PQRS यानी कि पैराजम्बल। वॉइस नरेशन दरअसल क्या होता है, बहुत आसान होता है। वॉइस नरेशन के 90 से 95% क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो आप सिर्फ ऑप्शंस की मदद से कर पाओगे, ठीक है। वॉइस नरेशन बेटा जो बच्चे कह रहे हैं कि सर लाइव पढ़ना है, लाइव भी पढ़ाऊंगा। सपना, लाइव भी पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइव पढ़ाऊंगा ही नहीं, लेकिन जैसे ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और साथ में ये वॉइस नरेशन जब भी हम पढ़ें तो हम पूरा पढ़ना चाहिए कंप्लीट, तो इसमें टाइम भी काफी लग जाता है। वॉइस नरेशन में नाना करते करते 7-7 8-8 क्लास आपकी होंगी। इसका मतलब है लगभग 20 से 25 दिन वॉइस नरेशन में निकल जाएंगे, जिसकी वजह से PQRS और क्लोज टेस्ट आप नहीं कर पाएंगे पेपर तक। मैं चाहता हूं कि पेपर से पहले, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा पोर्शन है और ये वो पोर्शन है जिसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, तो क्यों ना उस पोर्शन को कर लें जिसमें ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और वॉइस नरेशन को जब तक रिकॉर्डेड दे देते हैं और जैसे ही ये सारी चीजें, ये तीनों आपके पोर्शन हो जाएंगे। RC को भी पीछे इसीलिए रख रहा हूं, जनरली जब भी मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाता हूं तो पहले RC पढ़ाता हूं, फिर PQRS, फिर क्लोज टेस्ट पढ़ाता हूं। लेकिन अब की बार RC को भी पीछे इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि पेपर में प्री में RC नहीं आता है, ठीक है। प्री में RC नहीं आता है और इसीलिए अगर इसको पीछे रख लेंगे, पहले PQRS पढ़ लेंगे, फिर क्लोज टेस्ट और लास्ट में RC, क्योंकि ये प्री में नहीं आएगा, मेंस में आता है बस। और जैसे ही जब हम तीनों चीजें पढ़ लेंगे तो वॉइस नरेशन को लाइव भी पढ़ा देंगे। अभी के लिए रिकॉर्डेड डाल देंगे और बाद में आपको लाइव पढ़ा देंगे, ठीक है। बता दीजिए अगर फिर भी दिक्कत है तो कोई नहीं, मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे को चाहे बाद में पढ़ाना है चाहे पहले पढ़ाना है, मैं पढ़ाना है ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे काम ही ये है कि क्लासेस लेनी है, तो वैसे शाम तक क्लासेस लेने के अलावा दूसरा कोई काम मेरे पे है नहीं, तो मैं लाइव भी दे सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए बेटर फिलहाल यही होगा कि इसको अभी के लिए रिकॉर्डेड ले लें, बाद में अपना लाइव जब भी टाइम मिलेगा पढ़ा देंगे। ये कर सकते हैं कि अभी इसको रिकॉर्डेड देके इसकी 2 क्लास लगा दी जाए जिसमें कि लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आए हैं उनको और इंक्लूड कर दिया जाए। यानी कि अभी स्टेनो का पेपर हुआ था, अभी CGL का पेपर हुआ था, अभी आपका CPO का पेपर हुआ था, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था। इन चारों पेपर में इससे पहले के सारे पेपर रिकॉर्डेड वीडियोज में कवर्ड हैं। इन चारों पेपर में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं उनको उठा के आपको करा दिए जाए, वॉइस और नरेशन के दोनों, ये करा देते हैं, ठीक है। मैराथन क्लास लगा देते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए वो सारे करा देंगे, जिससे कि आपको पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद में प्रैक्टिस आपको करा देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, अगले वीक में, इस वीक में आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो लगा देता हूँ आज ही, ठीक है। और अगले वीक में इसकी 2-2 क्लास लगा लेंगे या एक-एक क्लास लगा लेंगे, जिसमें जितने लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं वो करा देंगे, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चंस करा देंगे जिससे लाइव भी आपको मिल गया, आइडिया भी हो जाएगा कैसे करना है, आपके डाउट्स भी उसी में ले लेंगे, ठीक है। बताओ इस चीज में ओके है कि अभी इसको रिकॉर्डेड डाल के इसके 2 लाइव लेक्चर ले लिए जाएं जिसमें जितने लेटेस्ट क्वेश्चंस आए वो करा दूंगा मैं। इस चीज में तो ओके हो गए भाई। ये कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो भाई
आपका मंडे से हम PQRS स्टार्ट कर रहे हैं और PQRS कौन से स्लॉट में चलेगा? 2 PM पे आपका PQRS चलेगा, ठीक है? 2 PM PQRS, क्लियर? बाकी ग्रामर का जो पोर्शन है उसको हम 12 बजे के स्लॉट में कंटिन्यू करेंगे। ग्रामर का पोर्शन 12 बजे के स्लॉट में कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन ना करें, पहले PQRS को शुरू कर लेते हैं 2 PM पे, फिर 1-2 दिन के अंदर ग्रामर को भी कर लेंगे। सो 2 PM पे PQRS शुरू कर रहे हैं हम मंडे से, ठीक है? और वॉइस नरेशन आपको आज रिकॉर्डेड हम दे देंगे। तो जो 2-3 दिन आपकी 12 की अगर क्लास नहीं चलती है 12 बजे वाली, तो फिर आप तब तक उसको वहां पे देख लेना, ठीक है? और अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये PQRS वगैरह ये वीक में हो सकता है मैं 6 क्लास ना दूं, 5 क्लास ना दूं, 4 क्लास भी अगर वीक में आपको मिले PQRS की, बहुत समझना, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं, क्योंकि डबल स्लॉट हो जाएगा। तो फिर दिक्कत ये भी रहेगी कि 2-2 क्लास, तो ऐसा होगा कि एक स्लॉट में थोड़ी कम क्लास चलेंगी। तो जो 2 बजे वाला स्लॉट है उसमें एक वीक में हो सकता है 4 ही क्लास दें, जिससे कि PQRS को आप कवर भी कर पाओ, प्रैक्टिस भी कर पाओ, ठीक है? चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हम कल करा रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं वर्ब की एक लिस्ट दे दूंगा, लेकिन लिस्ट नहीं दे पाई, क्योंकि मैं आपसे कल भी कह रहा था कि स्टूडियो में लाइट नहीं है ना? लाइट नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से शाम तक लाइट ही नहीं आई, जिसकी वजह से टाइपिस्ट वगैरह सब चले गए, कुछ काम हो नहीं पाया था कल। तो आज इस काम को करा के आज आपको दे देंगे, ठीक है? आ जाइए भाई। एज यू सॉ सो शैल यू रीप। देखो, रीप का मतलब होता है जो हम पाते हैं, रिवॉर्ड्स। अच्छा, आपकी 2 वर्ब होती हैं, दोनों वर्ब को ध्यान रखेंगे भाई। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं मेंस में। एक वर्ब होती है सी, जिसका मतलब होता है क्या? देखना। सी का मीनिंग क्या होता है भाई? देखना। और एक आपकी जो वर्ब होती है वो होती है सॉ, जिसका मतलब होता है बोना। अब बात पता है कहाँ है? क्वेश्चन कहां से बनेगा? ये जो सी वर्ब है, इसकी जो V2 बनती है, इसकी जो V2 बनती है वो बनती है 100। तो इसको भी 100 पढ़ते हैं और इसको भी 100 पढ़ते हैं। तो ये तो इसका V2 है और ये इसका V1 है। इसकी जो V2 V3 बनती है वो सोन बनती है, ठीक है? और सोड भी बनती है, सोड, ठीक है? ये बन जाती है। तो आप पाओगे, अब यहाँ पे हम सेंटेंस का मीनिंग ये है दरअसल, जैसा आप बोते हो वैसा आपको मिलता है, जैसा आप बोते हो वैसा आप काटते हो। अब बोने के सेंस में आपको कौन सी वाली वर्ब लगानी है? SAW लगानी है या फिर SOW? तो आपका आंसर होना चाहिए SOW, यहाँ पे आएगी सॉ। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस सेंटेंस का मतलब है ये। तो इस तरीके का ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये एग्जैक्ट यही सेंटेंस आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट यही सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा, जब भी आएगा, लिख के दे सकता हूं, ठीक है? एग्जैक्ट सेंटेंस आएगा। सो एज यू सॉ, बोने का सेंस है। किसका सेंस है? बोने का, ठीक है? ये सेंटेंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक वी डू नॉट नीड वेकअप। देखो, नीड के पहले डू डज आ रखा है, इसका मतलब है नीड आपकी क्या है? मेन वर्ब है। अगर नीड मेन वर्ब है तो इससे आगे जो वर्ब आएगी उससे पहले हमें टू लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे वी नीड टू वेकअप, वी डू नॉट नीड टू वेकअप, वी डू नॉट नीड टू वेकअप। विपिन कुमार ITO। अबे इनकम टैक्स ऑफिसर नाम के आगे लिख रहा है और स्ट्रेटजी MTS की पूछ रहा है, भाई गंचक्कर। नेक्स्ट, ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शैल बी बॉर्न। अब देखो दोबारा से देखेंगे, अगली स्लाइड पे जाके समझा देता हूं। एक जो आपकी वर्ब होती है भाई, देखो ये वर्ब के डिफरेंसेस हैं, इसको ऐसे ही समझेंगे, ठीक है? एक आपकी वर्ब होती है बियर, ठीक है? बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, बियर का मतलब होता है सहन करना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो होती है बॉर्न, जिसमें पीछे क्या आ रखा होता है? ई आ रखा होता है। क्या होती है? बॉर्न। अच्छा, एक दूसरा बॉर्न होता है, इसका मतलब होता है सहन करना, करना या उठाना या झेलना, इस तरीके से कह सकते हैं, झेलना, जिम्मेदारियां लेना, इस तरीके से। एक दूसरी वर्ब होती है बॉर्न,
जिसका यूज होता है जन्म लेना, जन्म लेना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पीछे ई नहीं है और इसमें पीछे ई आता है। अब आप एक बात बताइए, ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जन्म होगा, या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकंड पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को झेलेगी, उठाएगी, सहन करेगी। इसका मतलब है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में BORNE, ये वाला आपका वर्ब आएगा, ये वाला आपका वर्ब आएगा। सो BORNE, BORNE। सो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शैल बी बोर्न बाय द सेकंड पार्टी। नेक्स्ट चैप्टर होगा भाई दिलेश्वर बंजारा, नेक्स्ट होगा, ठीक है। इफ इट कैन नॉट बी रिपेयर, जैसे ही आपने देखा बी की फॉर्म आ रखी है और आपको अच्छे से पता है कि बी की कोई भी फॉर्म आती है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम नहीं लगा सकते, या तो ING फॉर्म लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। आपने देखा कि इट कैन नॉट बी रिपेयरिंग अगर हमने कर दिया, इसका मतलब है कि ये रिपेयर नहीं कर रहा होगा। हम क्या कहेंगे, इट किसके लिए लगाया है, कोई वस्तु रही होगी, अब वस्तु किसी चीज को रिपेयर करेगी, इट किसके लिए आता है भाई, वस्तुओं के लिए आता है, थिंग्स के लिए। वस्तु किसी चीज को रिपेयर करेगी या उसको किया जाएगा, किया जाएगा, पैसिव सेंस है। अगर पैसिव सेंस है तो बी के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, तो हम लिखेंगे इफ इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, अगर इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, यू वुड बेटर सेल इट इमीडिएटली, आप इसको तुरंत ही बेच दें। विपिन कुमार पढ़ ले यार, मित्र पढ़ ले। अलग, अरे वो अलग बियर होता है बेटा। नेक्स्ट, द कार ड्राइवर जंप्ड द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड फॉर वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स। सेम ऐसा ही क्वेश्चन कल भी कराया था, इस क्वेश्चन को खुद से आंसर करेंगे भाई। सेम ऐसा ही क्वेश्चन कल कराया था, इसको क्वेश्चन को फिर से आंसर करेंगे, मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन आ गया, खुद से आंसर करेंगे भाई, बताएंगे। दो वर्ब लगा रखी हैं, एक है जंप वर्ब और एक है फाइन वर्ब, एंड से जोड़ रखा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ठीक है, हिंट दे रहा हूं। दो वर्ब है, एंड से जोड़ रखा है। अब आप पाओगे जंप को किस में लिखेंगे हम, ड्राइवर जंप करेगा या फिर ड्राइवर को जंप किया जाएगा। आप कहोगे सर ड्राइवर जंप करेगा, लेकिन जब हम आगे आएंगे तो ड्राइवर फाइन करेगा या ड्राइवर को फाइन किया जाएगा। आप कहोगे ड्राइवर को फाइन किया जाएगा। देखो, जंप करने के लिए मीनिंग एक्टिव चाहिए, जंप करने के लिए एक्टिव चाहिए, क्योंकि रेड लाइट को जंप कर रहा है कौन, ड्राइवर। लाइट थी, ट्रैफिक लाइट को जंप किया, तो ड्राइवर यहां पे डूअर है। लेकिन क्या ड्राइवर किसी को फाइन करेगा या कोई ड्राइवर को फाइन करेगा। आप कहोगे कि सर कोई ड्राइवर को फाइन करेगा, यानी कि ड्राइवर के लिए दो वर्ब है, सब्जेक्ट है एक हमारा क्या, कार का, ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट है। उसके लिए पहली जो वर्ब है वो है जंप करना, जिसके लिए ये डूअर है, यानी कि इसको ये करेगा एक्शन को। दूसरी वर्ब है फाइन, जिसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि डूअर नहीं है। अगर जो चीज ऑब्जेक्ट बनती उसको सब्जेक्ट में पहुंचा दिया जाता है तो स्ट्रक्चर क्या आता है, पैसिव स्ट्रक्चर आता है। अगर भाई पैसिव स्ट्रक्चर आता है तो आप पाओगे कि पैसिव बनाने के लिए हमें इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है थर्ड फॉर्म के पहले। थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे पहले से लिख रखी है, लेकिन इज, एम, आर, वॉज वर्ब नहीं लिख रखा है। अब हमें देखना है कि क्या आएगा इनमें से। जंप्ड को देख के पता चल रहा है कि पास्ट है, और पास्ट में कार ड्राइवर सिंगुलर है, पास्ट में सिंगुलर क्या होता है, वो होता है वॉज। तो हम लिखेंगे एंड वॉज फाइंड फॉर वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स, एंड द ड्राइवर जंप्ड द ट्रैफिक लाइट एंड वॉज फाइंड फॉर वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अरे गुड्डू सबके कमेंट विजिबल हैं।
आ जाओ, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, कमेंट वमेंट छोड़ो। द मैन हैंग्ड हिज कोट आउटसाइड बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, ये कल भी कराया था। हैंग के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है टांगना, लटकाना, दूसरा होता है आपका क्या, फांसी चढ़ा देना। जब हैंग का मतलब होता है फांसी चढ़ा देना, इसकी V2 और V3 बनती है हैंग्ड। लेकिन जब हैंग का मीनिंग होता है टांगना या लटका देना, तो इसकी V2 और V3 बनती है हंग। क्या बनता है, हंग। ठीक है, MD इमरान, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई, बता, रिपीट कर देता हूं भाई। तो आप यहां पे पाओगे, क्योंकि अब की बार फांसी चढ़ाने की बात नहीं है, फांसी चढ़ाने की नहीं बात है, तो ऐसे केस में हंग लगाना पड़ेगा, हैंग्ड नहीं। भाई देखो, ये चीजें कल बता रखी हैं, अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो आपको दिक्कत होगी, कल की क्लास भी आपको लेनी चाहिए, उसके बाद में ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी कल की क्लास में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें बताए थे। ठीक है, तो दोबारा से फिर भी समझा देता हूँ, जो बच्चे कल की क्लास लिए बिना इस क्लास में बैठे हैं। हैंग के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है टांगना या लटकाना, टांगना या टंगे हुए होना, और दूसरा मीनिंग होता है इसका आपका क्या, फांसी चढ़ाना। जो पहले वाला सेंस है, इस सेंस में इसकी V2 और V3 जो होती है वो क्या बनती है, हंग। क्या बनती है भाई, हंग। और इस वाले सेंस में, फांसी वाले सेंस में जो बनती है वो बनती है हैंग्ड। क्या बनती है, हैंग्ड। तो आप पाओगे, क्योंकि कोर्ट को आप फांसी नहीं लगा रहे हो, कोर्ट को आप टांग रहे हो, लटका रहे हो, तो ऐसे केस में आप कहोगे कि हंग आएगा, हैंग्ड नहीं आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेंगे भाई, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, दोबारा से देखेंगे। देखो, इतना समझ आ रहा है कि जंप एक वर्ब है, वर्ब पढ़ के आए हो आप लोग, इतना तो समझ ही आ रहा होगा। दूसरा आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि फाइन एक वर्ब है। अब वर्ब दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में लिखा जा सकता है और एक पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप पाओगे, एक्टिव वॉइस हम तब लगाते हैं जब जिस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, अगर वो उस काम को कर रहा है। देखो, अगर कोई वर्ब होती है, समझना एक बार भाई, एक वर्ब हमने लिखी। अब वर्ब का बेसिक मीनिंग क्या होता है, वर्ब की पहली क्लास में आपको समझाया होगा कि वर्ब का मतलब होता है बेसिकली एक्शन। क्या मीनिंग होता है, एक्शन। अगर कोई एक्शन हुआ है तो इस एक्शन को कोई तो करेगा, इसको करने वाला। ठीक है, करने वाला, जिसको इंग्लिश में हम डूअर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डूअर, जो इसको करता है, जो इसको करने वाला होता है। अगर अगर इस एक्शन को करने वाला क्या बन जाए, सब्जेक्ट बने। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि सेंटेंस आपका किस में बनेगा, एक्टिव में बनेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट में ना करने वाला हो, यानी कि, या फिर मैं कहूं कि जो इसके करने वाला है वो बाई के साथ आए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में आ जाए, जिसको हम कह देते हैं नॉट डूअर। ठीक है, उस केस में सब्जेक्ट नॉट डूअर बनता है। तो हम कह देंगे कि ऐसे केस में आपका मीनिंग जो आता है, स्ट्रक्चर जो आता है, वो कैसा आता है, पैसिव स्ट्रक्चर आपका आता है। ठीक है भाई, कैसा स्ट्रक्चर आता है आपका, पैसिव स्ट्रक्चर आता है। ध्यान दीजिएगा, पैसिव बनाने के लिए हमें बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। अब बी की फॉर्म आपको डिटेल में पढ़ाई गई है, अगर इसमें अभी भी डाउट है तो इट इज योर फॉल्ट। ठीक है, आप लोगों की गलती है अगर आपको ये क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो। ठीक है, क्योंकि भाई बी की फॉर्म आपको कितनी बार बता दी गई है कि प्रेजेंट में इज होती है, एम होती है, आर होती है। नोट्स को रिवाइज करते रहो। पास्ट में वॉज होती है, वर होती है। कल भी सारी की सारी फॉर्म्स बताई गई थी आपको, तो जरूरत के हिसाब से हम ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। देखो, जंप आपकी वर्ब है, जंप एक एक्शन है, जंप किया। अब जंप किसने किया, कोई आदमी आके इस कार ड्राइवर को जंप करके चला गया, या इस कार ड्राइवर ने ट्रैफिक लाइट को जंप किया। तो आप कहोगे सर, ट्रैफिक लाइट को जंप ड्राइवर ने किया, सीधी सी बात है। हम कहते हैं यार मैंने तो आज ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, तो मैंने कुछ किया। अगर मैंने कुछ किया है तो एक्टिव स्ट्रक्चर है, और एक्टिव स्ट्रक्चर में जो नॉर्मल हमारे टेंस आते हैं वैसे ही आएगा। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि जंप्ड आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि एक्टिव चाहिए था। अब हम जैसे ही आगे बढ़े, दूसरी वर्ब हमें मिली फाइन। अब एक बात बताइएगा, इस कार ड्राइवर ने फाइन किया, इस कार ड्राइवर ने फाइन किया या इस बंदे को पुलिस ने फाइन किया होगा? आप कहोगे सर पुलिस फाइन करेगी, इसको तो फाइन किया जाएगा। यानी कि फाइन करने के लिए ये डूअर नहीं है, नहीं है ना भाई डूअर। अगर फाइन करने के लिए ये डूअर नहीं है तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर एक्टिव नहीं आ सकता है। स्ट्रक्चर क्या आएगा? पैसिव मीनिंग आएगा। अगर पैसिव चाहिए आपको तो ऐसे केस में हमें बी प्लस V3 की जरूरत पड़ेगी, बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे कि सर बी की कौन सी फॉर्म आपको लगानी है? यहां से हमने देखा कि हमें टेंस किसका है? पास्ट का। V2 लगा रखी है ना, तो पास्ट का टेंस है। अगर पास्ट का टेंस है तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि हमारा या तो वॉज आएगा या वर आएगा। अब इतना आप सबको पता है कि वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है। अब कार का ड्राइवर तो एक है, अगर कार का ड्राइवर एक है तो सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर ही आएगा तो वॉज का प्रयोग किया जाएगा, वर का नहीं। अब क्लियर है भाई? भाई जिन जिन बच्चों को इसमें डाउट था, अब क्लियर है? देखो अल्टीमेटली आपको क्लियर हो, ये ज्यादा जरूरी है। क्लियर होना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, सो वॉज फाइंड फॉर वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स। एक एक चीज को कॉन्सेप्ट के सारे बेसिक बातों से समझा करो, रट्टा मारने की कोशिश मत किया करो। चलो भाई, एमडी इमरान बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़े भाई। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। दी संक बोट वॉज हैज बीन डिस्कवर्ड। देखो, दी संक बोट हैज बीन डिस्कवर्ड आपको कल भी बताई थी ये बात, और लास्ट जो वर्ब की क्लास हुई थी मॉडल्स से पहले, उसमें भी बताई थी। एक वर्ब होती है सिंक, ठीक है, एक आपकी वर्ब होती है सिंक और एक आपकी वर्ब होती है ड्रोन। ठीक है, दो वर्ब होती हैं, सिंक और ड्रोन। सिंक और ड्रोन दोनों में डिफरेंस बताएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे दोनों में डिफरेंस बताएंगे, सिंक और ड्रोन। देखो भाई, सिंक का मतलब होता है भाई डूबना, ठीक है, और ड्रोन का मतलब होता है डूब के मरना। सिंक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सैंक। सिंक की जो V3 होती है वो होती है संक। क्या होती है? संक। ड्रोन की V2 और V3 दोनों ही क्या होती हैं? ड्रोन्ड होती हैं। क्या होती हैं भाई? ड्रोन्ड होती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिंक के केस में अगर हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़े, किसकी जरूरत पड़ रही है? एडजेक्टिव की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो ऐसे केस में इसके लिए एक अलग से एडजेक्टिव है जिसको हम कहते हैं संकन। क्या कहते हैं? संकन। ज्यादातर केस में हम पाते हैं कि जो V3 होती है वही आपका एडजेक्टिव का काम कर देता है, जो V3 होती है वही एडजेक्टिव बन जाता है मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका V3 अलग होता है और एडजेक्टिव अलग होता है। वर्ब की जो मॉडल्स से पहले अंतिम क्लास थी, उस क्लास में आपको ऐसी वर्ब की एक लिस्ट भी प्रोवाइड करी गई होगी और समझाया भी गया होगा। ठीक है, प्रोवाइड की गई होगी। अब एक बात बताइएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि बोट है, बोट डूब के मरेगी या फिर बोट सिंपली डूब जाएगी? तो आप कहोगे कि सर बोट को सिंपली डूबना है, तो इसका मतलब है ड्रोन वाला तो यहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरी चीज ये देखेंगे, बोट आपका नाउन है। अब जब बेटा हम नाउन से पहले यूज करते हैं तो हमें वर्ब यूज करना है या एडजेक्टिव? आप कहोगे सर नाउन के पहले वर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है, इसीलिए संकन का प्रयोग किया जाएगा, संक का नहीं, संकन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, संकन का प्रयोग किया जाएगा, तो संकन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यू शुड हैव लेन मोर स्ट्रेस।
सबसे पहले देखेंगे ले आपकी वर्ब है और इसका आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है। आपको एक बार फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा, मुझे समझ आ रहा है, एकदम घनचक कर लो, कुछ पढ़ के तो आते नहीं। एक आपकी वर्ब होती है लाई जो कि होती है इंट्रांजिटिव, और एक आपकी वर्ब होती है ले जो कि होती है ट्रांजिटिव। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो ले होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो लेन होती है। ठीक है, इसकी सारी ही फॉर्म क्या होती है, लेड होती है भाई। क्या होती है, लेड, यानी कि V2 भी और V3 भी। अब क्वेश्चन पे आएंगे एक बार। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो गिवन है ही, आप देख भी पा रहे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, इसका मतलब है कि हमें वर्ब कैसी वाली चाहिए थी, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए थी। जो लेन है, अच्छा ये भी पता है आपको कि हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, V3 आती है। लेन जो है वो इंट्रांजिटिव वाली है या ट्रांजिटिव, तो आप पाओगे लेन तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर लेन है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे लेन की जगह पे लेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेड। ठीक है, सो यू शुड हैव लेड मोर स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। यू शुड हैव लेड मोर, संकर नहीं भाई, संकन, संकन एन है वो पीछे, संकर नहीं है। अब एक घन चेक करो, संकर होता है क्या, आ जाओ। इंद्रप्रस्थ वॉज फाउंड बाई दी पांडवाज। कल की क्लास में इसको बताया था, दो वर्ब आपकी होती हैं, एक होती है फाइंड और एक होती है फाउंड। ठीक है, फाइंड की V2 होती है फाउंड और V3 भी होती है फाउंड। जो ये है इसका मतलब होता है बेसिकली खोजना, किसी भी चीज को ढूंढना। ठीक है, और जो फाउंड वर्ब होती है इसकी V2 और V3 दोनों ही क्या होती हैं, फाउंडेड, और इसका मतलब होता है स्थापना करना, स्थापना करना। अब एक बात बताइएगा, जो इंद्रप्रस्थ था उसको ढूंढा गया या उसकी स्थापना की गई? जो शहर होते हैं वो बसाए जाते हैं, उनकी स्थापना की जाती है। अगर स्थापना करने का सेंस है तो हमें कौन सी वाली वर्ब लगानी चाहिए, ये। अब दूसरी चीज ये देखेंगे, इंद्रप्रस्थ ने कुछ किया या इंद्रप्रस्थ के साथ कुछ किया गया। आप कहोगे सर इंद्रप्रस्थ ने कुछ नहीं किया, उसको खोजा गया, खोजा गया। इसका मतलब है कि पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर बना कि नहीं। अगर ये स्ट्रक्चर पैसिव वाला है तो हम कहेंगे कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, V प्लस V3, क्योंकि पास्ट में ये काम हुआ था तो पास्ट में बी की फॉर्म क्या है, वॉज वर्ब होती है, और क्योंकि इंद्रप्रस्थ सिंगुलर है इसीलिए वॉज आएगी, तो ये वॉज तो सही है। अब इसके बाद में क्या आना चाहिए था, V3 आनी चाहिए थी, क्योंकि बी की फॉर्म तो हमने लिखी दी, हमको क्या चाहिए था, V3। अगर हमको V3 चाहिए तो एक बात बताइएगा, ये फाउंड वाला चाहिए या फाउंडेड वाला चाहिए? तो आप कहोगे सर फाउंडेड आना चाहिए। सो फाउंड की जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा फाउंडेड। क्या यूज करना पड़ेगा, फाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। द बॉक्सर फेल हिज अपोनेंट विथ अ सिंगल ब्लो। अब देखो ये फेल और फॉल भी आपको कराए थे, इसको एक बार फिर से यहां पर रिपीट कर देता हूं, माफी चाहूंगा, एक सेकंड यहां पे लिख देता हूं भाई। दो वर्ब आपकी बताई थी, एक आपको बताया गया था फॉल और एक आपको बताया गया था फेल। फॉल जो होती है ये इनट्रांजिटिव होती है और फेल जो होती है ये ट्रांजिटिव होती है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो फेल होती है और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो फॉलन होती है भाई। क्या होती है, फॉलन। इसकी V2 और V3 दोनों ही फेल्ड होती हैं। क्या होती हैं, फेल्ड होती हैं। बात क्लियर हुई? इसकी V2 और V3 दोनों ही आपकी क्या होती हैं, फेल्ड होती हैं। नारायण नाहक कराएंगे भाई, चिंता मत करो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो फेल, किसको फेल किया, हिज ओपोनेंट। इसको मैं कह सकता हूं ये ऑब्जेक्ट है। अगर भाई ये ऑब्जेक्ट है
तो ये वर्ब हमें कैसी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अब आप कहोगे सर फेल तो ट्रांजिटिव थी, लेकिन भाई एक बात बताओ, बॉक्सर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है और मैंने फेल को अगर V1 में मान के चल रहा हूँ कि ये V1 है, तो इसके साथ में एस या ES आना चाहिए कि नहीं, तो उस तरीके से ये गलत है। दूसरा, अगर मैं इसको V2 मान लेता हूँ, मैंने माना कि ये V2 है, तो V2 ये किसकी है, इंट्रांजिटिव वाले की, तो इसका मतलब है ये V2 तो हो नहीं सकती है, गलत है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव होती है V2 में। अब हमें ये देखना है कि अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं, इसको V2 बना दूं ट्रांजिटिव वाले की, जो कि क्या होती है, फेल्ड, या फिर मैं इसको क्या कर दूं कि V1 बना दूं ट्रांजिटिव वाले की, जो कि क्या होती है, फेल्स होती है। ठीक है, क्या होती है, फेल्स। हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ बोलो। ये निरंकारी के आगे पड़ता है। हाँ 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 हाँ। अब कहाँ पे रहते हो आप, ढाका में? हाँ हाँ, वॉकिंग नहीं है, ऑटो लेना पड़ेगा। मैं 1:30 बजे पहुँचूंगा वहाँ पे। ठीक है। तो देखो, अब आपको ये देखना है, अगर पास्ट में लिखना है तो ये आएगा, अगर प्रेजेंट में लिखना है तो ये आएगा। तो ऐसे केस में आपको कौन सा लिखना है, अब एक बात बताओ, क्या ऐसा एक्शन प्रेजेंट में बनेगा? अगर प्रेजेंट में हम बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो टेंस आते हैं जहां पे जो एक्शन बार बार हो, बार बार होता हो, हर बार होता हो। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बॉक्सर है वो हर बार अपने ओपोनेंट को गिराता है? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बॉक्सर ने एक मुक्का मारा और अपने दुश्मन को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया, गिरा दिया। इसका मतलब है कि मुझे क्या लगाना चाहिए, ये वाला मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि यही आपका बेटर सेंस देता है। तो हम कहेंगे कि फेल की जगह पे भाई फेल्ड लिख दो, ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। राहुल कुमार भाई, मैं देखता हूं, इतना कमेंट मत करो यार, इतना कमेंट करोगे, एक कमेंट कॉपी पेस्ट करके यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था, एज सुन एज विंटर बिगिंस द लीव्स स्टार्टेड टू फेल। आगे देखोगे इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आपको पता है कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसके बाद में तो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में फेल जो है कैसी होती है, ट्रांजिटिव। और हमें पता है कि आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, इसलिए फेल का नहीं फॉल का प्रयोग किया जाएगा। इसका, फॉल का, तो हम लिखेंगे स्टार्टेड टू फॉल। नेक्स्ट देखेंगे, दो ही हैड अ फ्यू डाउट्स ही डिड नॉट राइज एनी क्वेश्चन। ऐसे ही राइज में और रेज में डिफरेंस है। राइज आपकी इंट्रांजिटिव होती है, ITV, और ये आपकी ट्रांजिटिव होती है। अब आपने देखा एनी क्वेश्चन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आ रखा है तो इंट्रांजिटिव नहीं ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, रेज का प्रयोग करोगे ना कि राइज का। तो रेज इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, कैन आई लैंड योर बुक फॉर सम टाइम। देखो, दो वर्ब आपकी सामने आएंगी हमेशा, एक होती है लैंड, ठीक है, और एक होती है बोरो। दो वर्ब आती हैं, लैंड और बोरो, ठीक है, लैंड और बोरो। लैंड का मतलब होता है बेसिकली उधार देना, उधार देना, और इसका मतलब होता है उधार लेना, उधार लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लैंड के साथ में अगर प्रपोजिशन आती है तो जनरली टू प्रपोजिशन आती है, ठीक है, और बोरो के साथ में जनरली फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दो चीजें ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि फ्रॉम बेसिकली हम किसी से जब लेते हैं कुछ, और लैंड जब हम किसी को कुछ देते हैं। आप बताओ, कैन आई लैंड योर बुक, नहीं, कैन आई बोरो योर बुक, क्योंकि हम सामने वाले से कुछ ले रहे हैं, और कुछ लेने की बात होती है, सामने वाले से मांग रहे हैं, लेने की बात जब भी आएगी तो बोरो का प्रयोग किया जाएगा, लैंड का नहीं। तो हम लिखेंगे कैन आई बोरो योर बुक।
कैन आई बोरो योर बुक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई इन जस्ट 3 मिनट्स द एलिफेंट ड्रंक द पूल ड्राई। आपको ड्रिंक वर्ब की सारी फॉर्म्स बताई गई थी। ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक होती है, सेकंड फॉर्म ड्रैंक होती है और थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। इसका एडजेक्टिव ड्रंकन होता है। ठीक है, आ जाएंगे। एक बात बताओ, एलिफेंट सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो? जी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। थर्ड फॉर्म हम कब लगाते हैं? या तो बी वर्ब के बाद में पैसिव बनाते समय, या फिर हैज हैव हेड के बाद में V3 आती है। तो यहाँ पे V3 नहीं आ सकती, V2 का प्रयोग किया जाएगा, तो ड्रैंक लिखना पड़ेगा ड्रंक की जगह पे। तो हम लिखेंगे इन जस्ट 3 मिनट्स द एलिफेंट ड्रैंक द पूल ड्राई, यानी कितना पानी पी लिया कि पूल जो था वो ड्राई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी टू lend him 10 rupees। He asked me to lend him, उसने मुझसे कहा कि मुझे आप पैसे दे दो। अब मैं lend करूंगा उसको, यानी कि मैं दूंगा, और देने के लिए lend एकदम सही होता है, तो ये तो सही है। He asked me to lend him 10 rupees but I politely denied to do so। अब देखो पिछली स्लाइड में चलते हैं एक बार, आपको दो वर्ब बताता हूं। एक होता है डिनाई, क्या होता है? डिनाई। और एक वर्ब होता है आपका रिफ्यूज। डिनाई होता है और रिफ्यूज। डिनाई हम क्या करते हैं? जो काम पास्ट में हो चुका उसके लिए मना करना, उसके लिए मना करना। ठीक है, रिफ्यूज का मतलब होता है जो काम आगे करना है उसके लिए मना करना। बात को समझने की कोशिश करेंगे। डिनाई हम कब लगाते हैं? डिनाई हम उस चीज को करते हैं, किसी ने आके कहा कि क्या आपने मेरा पेन चुराया है, एंड आई डिनाइड, क्योंकि पेन की चोरी पहले हो चुकी है, मैंने बस मना कर दिया कि भाई मैंने नहीं चुराया। किसी ने कहा कि क्या आपने मेरा लंच बॉक्स खाया है, आई डिनाइड, मैंने मना कर दिया क्योंकि लंच बॉक्स पहले ही खाया जा चुका है। तो ऐसे केस में डिनाई करेंगे। अब कोई आके मुझसे कहता है क्या आप लंच करोगे, मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? रिफ्यूज करूंगा, क्योंकि लंच अभी हुआ नहीं है, आगे करना है। जो काम आगे करने होते हैं उनके साथ में साधारणतः हम रिफ्यूज का प्रयोग करते हैं। जो काम पहले हो चुके होते हैं उनके साथ में हम डिनाई का प्रयोग करते हैं। बात समझ आई? मैंने कहा क्या आपने मॉक टेस्ट में टॉप किया है, तो आप डिनाई करोगे। क्या करोगे? डिनाई, कि नहीं मैंने अब तक नहीं किया है। कोई आपसे कहे क्या आप टॉप करना चाहते हो, मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं आपको टॉप करवा दूंगा, तो आप रिफ्यूज करोगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो काम आगे करना होता है उसके लिए रिफ्यूज लगाते हैं, उसके लिए मना हमें करनी हो। जो काम हम पहले कर चुके हैं उसके लिए अगर हमको मना करना है तो हम डिनाई करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अब दो एक चीज और ध्यान रखना, डिनाई के साथ में या तो जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, रिफ्यूज के साथ में जनरली वर्ब का 2+V बनाता है, यानी कि ऊपर जनरली जीरंड आता है, यहां पे जनरली आपका इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना, कभी कभी इसमें टू प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इसमें आते हैं। अगर आगे वर्ब हो आ जाते हैं, हमने लिखा ही आस्क्ड मी टू लैंड हिम 10 रुपीज। उसने मुझसे कहा कि यार मुझे 10 रुपए दे दो। अब मैं क्या करूंगा? काम मुझे आगे करना है या पहले हो चुका? आप कहोगे कि सर काम आगे करना है। उसने 10 रुपए मांगे, 10 रुपए के लिए मैं मना करूंगा। आगे जो काम करना था, 10 रुपए उधार जो देने थे उसके लिए मना करना है,
तो रिफ्यूज आएगा। तो ऐसे केस में हम डिनाई का नहीं रिफ्यूज का प्रयोग करेंगे। किसका भाई? रिफ्यूज्ड। ठीक है, बट आई पोलाइटली रिफ्यूज्ड। आगे आपने क्या देखा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो रिफ्यूज के बाद में क्या आता है? इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे he asked me to lend him 10 rupees but I politely refused to do so। बात समझ आ गई भाई? आगे, in the past they have and at present they are doing a lot of harm। इन दी पास्ट दे हैव। देखो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैव हेल्पिंग वर्ब है और एक आर हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब जो है वो है डू। अब आप देखोगे आर के हिसाब से डू को अगर आईएनजी में हम लिखते हैं तो सही है, लेकिन अगर हैव के हिसाब से आप देखोगे तो डू को आईएनजी में लिखना गलत है। ऐसे केस में जब हेल्पिंग वर्ब दो हों और दोनों को अलग अलग तरीके की मेन वर्ब चाहिए, तो हम कहते हैं कि हैव के साथ में इस वर्ब को रिपीट कर लो, तो हम लिखेंगे इन दी पास्ट दे हैव डन एंड एट प्रेजेंट आर डूइंग, मतलब दे आर डूइंग। तो वहां पर डन लगाना जरूरी है। कल भी इस तरीके के दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा। कौन से पार्ट में इसको ऐड करना है? तो भाई ए पार्ट में। ये जो डन हमने ऐड किया है, इस एंड की वजह से ऐड किया है या इस हैव की वजह से ऐड किया है? तो आप कहोगे सर इस हैव की वजह से ऐड किया गया है। अगर इस हैव की वजह से ऐड किया गया है तो ए पार्ट में ऐड करेंगे। अगर इस एंड की वजह से कुछ ऐड किया जाता तो इस पार्ट में ऐड करते। कराई जाएगी सुधांशु, रुक जाइए बस थोड़ा सब कराएंगे। नेक्स्ट, द न्यू हैंडबुक कंप्राइज ऑफ। देखो दो वर्ब आपकी आती हैं, इनको भी ध्यान रख लेना। एक वर्ब होती है कंसिस्ट और इसके साथ में प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और एक वर्ब आपकी होती है कंप्राइज, इसके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। अब अगर आप कंप्राइज लिख रहे हो तो ऑफ नहीं आएगा, नहीं तो कंसिस्ट लिखना पड़ेगा। दूसरा, न्यू हैंडबुक क्योंकि सिंगुलर है तो कंप्राइजेज लिखना पड़ेगा, अकेला कंप्राइज नहीं लिख पाओगे। तो हम लिखेंगे द न्यू बुक कंप्राइजेज 4 इंपोर्टेंट सेक्शंस, या द न्यू बुक कंसिस्ट्स ऑफ 4 इंपोर्टेंट चैप्टर्स। तो ऑफ कब आता है? कंसिस्ट के साथ में, ठीक है, और कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता है। चले भाई आगे। भाई कुछ और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, इनको भी देखेंगे। 4 नंबर का मीनिंग। 4 नंबर का मीनिंग है कि जो नई हैंडबुक आई है उसमें 4 इंपोर्टेंट सेक्शन हैं। कंप्राइज या कंसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में कुछ शामिल होना। ठीक है, शामिल होना। आ जाओ। यू मस्ट कंपनसेट दिस लॉस फॉर दी वर्कर टू दी वर्कर्स। यू मस्ट कंपनसेट। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपनसेट वर्ब है इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंपनसेट वर्ब के साथ में कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको नहीं लगाना होता है। कंपनसेट फॉर समथिंग होता है, यानी कि फॉर आपको लगाना पड़ता है। कंपनसेट फॉर समथिंग टू समबडी, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है पूरा। तो आप पाओगे इसमें टू समबडी यानी कि टू द वर्कर्स तो दे रखा है, लेकिन समथिंग के पहले फॉर नहीं लगा रखा, इसीलिए कंपनसेट के साथ में फॉर का प्रयोग हमेशा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही एंटर्ड। देखो ये जो एंटर आपकी वर्ब होती है, ये जो वर्ब होती है एंटर, इसके साथ में एक केस ऐसा होता है जहां पे इनटू आता है और एक केस ऐसा होता है जहां पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। ध्यान देंगे, अगर हम किसी चीज को फिजिकली एंटर करते हैं, फिजिकल एंट्री, अगर हम फिजिकल एंट्री की बात करते हैं तो हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे हम किसी चीज में शामिल होते हैं, जैसे किसी एग्रीमेंट में शामिल हो गए,
किसी झगड़े में शामिल हो गए, कहीं फिजिकली शामिल ना होके जब हम कहीं एब्स्ट्रैक्ट रूप से शामिल होते हैं, सो एब्स्ट्रैक्ट एंट्री। जैसे कि आप किसी एग्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आप किसी कोई कहीं पे ब्रॉल चल रहा है, झगड़ा, उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे केस में इसके साथ में इनटू आता है। ठीक है। कंपनसेट का मतलब होता है किसी भी चीज के को भुगतान करना भाई, भुगतान, किसी भी चीज के लिए भुगतान करना। ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर आप कैबिन में जा रहे हो तो फिजिकल एंट्री है, यानी कि देखो फिजिकल एंट्री से मतलब समझना मेरा, किसी बिल्डिंग में गए, किसी ऑफिस में गए, ईटीसी। बिल्डिंग वगैरह में एंट्री करते हैं तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। अब आप देखोगे कैबिन तो भाई एक ऑफिस है, अगर ऑफिस है तो इसका मतलब है कि इनटू इसमें नहीं आएगा एंटर के साथ। ठीक है। एंटर के साथ में इनटू नहीं आएगा, एंटर के साथ में इनटू नहीं आएगा। यू मस्ट कंपनसेट फॉर दिस लॉस, मतलब इस लॉस के लिए आपको वर्कर्स को भुगतान देना पड़ेगा, हर्जाना भरना पड़ेगा। कंपनसेट का मतलब होता है हर्जाना देना या भुगतान करना। ठीक है। चलें भाई आगे। द रिपोर्ट डज नॉट इवन रिमोटली रिजेंबल। देखो इस रिजेंबल वर्ब पे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। एसएससी हमेशा रिजेंबल के साथ में टू लगा के देगा, ध्यान देना है, रिजेंबल के साथ में टू नहीं आता है। तो रिजेंबल के साथ में दो चीजें याद रख लेना। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसे दिखना, एक जैसे दिखना। सो रिजेंबल आपकी वर्ब हो गई रिजेंबल। रिजेंबल के साथ में आपको क्या याद रखना है, एक तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, दूसरा इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लगाते हैं। तो रिजेंबल ना तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है और ना ही आपका प्रेपोजिशन लेता है। रिजेंबल के साथ में दो चीजें, इसका मतलब होता है किसी के जैसे दिखना। जैसे मैंने लिखा ही रिजेंबल्स हिज फादर, यानी कि वो अपने पापा जैसा दिखता है। मैंने कहा आई डू नॉट रिजेंबल माई ब्रदर, मैं अपने भाई जैसा नहीं दिखता हूं। ठीक है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टू आपका नहीं आएगा, टू आपका नहीं आएगा। ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी वेदर ही मे गेट, देखो आगे आस्क्ड लगा रखा है, अगर आगे आस्क्ड आ रखा है तो ऐसे केस में मे का नहीं माइट का प्रयोग किया जाएगा, इसका माइट का। नेक्स्ट देखेंगे, हिज सेक्रेटरी टोल्ड मी दैट शी वॉज अनेबल टू टेल अस व्हेन हर बॉस वुड रिटर्न बैक। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, देखो जितनी भी ये ऐसी वर्ब हैं जो री से बनती हैं, इनके साथ में बैक और अगेन का प्रयोग करना गलत मानते हैं। तो रिटर्न के साथ में कभी भी आपको बैक नहीं लगाना होता है। ठीक है। रिटर्न के साथ में बैक नहीं आता है। तीसरा क्वेश्चन, ग्लोबल टेम्परेचर इज रेजिंग। आपने देखा रेजिंग लगा रखा है, आगे प्रेपोजिशन आ रखा है। अगर आगे प्रेपोजिशन है तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, रेज ट्रांजिटिव होती है, इसीलिए आपको लगाना पड़ेगा राइजिंग। क्या लगाना पड़ेगा भाई, राइजिंग। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन आज का, इन स्पाइट ऑफ द मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन द शिप विथ ऑल हर कार्गो ड्रोन्ड। एक बात बताइएगा, शिप डूब के मरेगी या सिर्फ डूबेगी? तो आप कहोगे कि सर सिर्फ डूबेगी। अगर सिर्फ डूबेगी तो हम लिखेंगे सैंक, सैंक लिखना पड़ेगा, ड्रोन नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई। सो भाई वर्ब का चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीट आपको आज प्रोवाइड कर दी जाएगी, वर्ब के पीवाईक्यू आज कर दिए जाएंगे प्रोवाइड, देख लेना, बहुत आसान लगेंगे। अगर इस देखो आपको बताऊं, वर्ब में सबसे बेहतरीन बात बताता हूं आपको, जो आज की क्लास है और जो कल की क्लास है, इन क्लास को कम से कम 3-3 4-4 बार देख लेना। बाकी क्लास ना भी देखोगे काम चल सकता है, अगर प्रैक्टिस की 2 क्लास छोड़ दी पूरा का पूरा वर्ब छूट जाएगा। जितना बाकी क्लासेस में सारी में मिला के कंटेंट है, उतना इन 2 क्लासेस के अंदर कंटेंट है वर्ब में। तो वर्ब की ये दोनों क्लासेस आपके लिए बेहद जरूरी है, प्रैक्टिस वाली।
इन दोनों क्लासेस को 3-3 4-4 बार देख के अच्छे से रिवाइज करके एक-एक पॉइंट, जब आपको लगे कि जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं सारे क्लियर हैं, उसके बाद पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन उठा लेना। अगर एक भी क्वेश्चन रुक जाए तो मेरे पास आ जाना। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं रुक सकता है। दोनों क्लासेस को ढंग से, अगर दोनों क्लास के जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं सारे क्वेश्चन अगर क्लियर हुए तो मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन आपका रुक नहीं सकता है, सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं परसों मंडे को PQRS, टाइमिंग दोपहर में 2 बजे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।